Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to study simple past tense यानी past indefinite tense. इसका हिंदी होता है सामान्य भूतकाल. ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है. ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे बच्चों कि सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेज एन एक्शन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. कि कोई एक्शन जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है इन द पास्ट टाइम, यानी कोई एक्शन पास्ट टाइम में सिंपलेस्ट फॉर्म में है, एकदम सिंपल फॉर्म में है, सामान्य रूप में है. ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा कि इट सोच या शो करता है. क्या शो करता है बच्चों? पास्ट एक्शन को शो करता है, यानी कि पास्ट में होने वाले एक्शन को शो करता है. ठीक है, यानी कि पास्ट की कोई भी एक्शन को आप समझ सकते हैं. जैसे मैंने एक पत्र लिखा, मैंने उससे बात की. ध्यान दीजिएगा, पास्ट की बात कर रहा है, सामान्य बात है, पास्ट की सामान्य बात है. ठीक है, वह एक डॉक्टर था. एक समय की बात है, अयोध्या में एक राजा राज करते थे. ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट टेंस में समझते हैं या पास्ट टेंस में रखते हैं. आगे कह रहा है कि सिचुएशन समझ लेना होगा. सिचुएशन क्या है? जैसे कि वह गरीब था, वह अमीर था. ठीक है, कल बहुत धूप थी. इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं सिचुएशन लेकर के. आगे कह रहा है कि इवेंट, कोई घटना पास्ट में घटी, जैसे राम रावण को मार दिए. ठीक है, यानी कि पास्ट के इवेंट थे. ठीक ना, ध्यान देना होगा. इट टेक्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव में ध्यान देना होगा बच्चों कि इट टेक्स, यह लेता है सेकेंड फॉर्म लेता है. किसके सेकेंड फॉर्म लेता है भैया? वर्ब का. यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग इसमें किया जाता है. वो भी ध्यान रखना होगा बच्चों कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में. किसमें बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस में. क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा. ठीक है, देखते हैं. जिस क्रिया के अंत में आपको रहेगा या, ये, ई, ए, ई, ता था, ती थी, ते थे, था, थे, थी इत्यादि लगा होगा, उस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस समझते हैं. तो आइए देखते हैं इस तरह के हिंदी वाले सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं. आइए देखते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिससे हाँ का बोध होता है. समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं बाबू. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. क्या लिखा है यहाँ पर? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा. जैसे फर्स्ट फॉर्म होता है गो, तो सेकेंड फॉर्म होगा वेंट. ध्यान दीजिए. तो इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एक रूल हो गया. दूसरा रूल होगा सब्जेक्ट प्लस V2, ये भी भैया V2 ही है. ईच एम आर का V2 क्या है? वॉच वर्ड. जैसे उसमें यूज होता था ना, मैं एक डॉक्टर हूं, तुम एक शिक्षक हो. ध्यान देना होगा. तो बनाते थे ना कि आई एम अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर. तो उसी प्रकार से आप पास्ट के भी एक्शन के लिए आप ईच एम आर के जगह पर वॉच वर्ड का प्रयोग कर सकते हो. आइए देखते हैं कैसे. लिखा है वॉच वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. वहां पे ऑब्जेक्ट था, यहां भी ऑब्जेक्ट है. क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं. उसकी आंखें आंसुओं से भर गई. उसकी आंखें आंसुओं से भर गई. या तो वो प्याज काट रही होगी या दुखी होगी, या लड़का होगा या लड़की होगी. आइए देखते हैं. इसके दोनों में बना दिया हूं कि हिज या हर. ध्यान रखो, हिज या हर आईज फिल्ड माने भर गई विद टीयर्स, आंसुओं से. ध्यान देना होगा. हिज या हर आईज. आइज क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. ध्यान देना होगा. हिज और हर, हिज और हर दोनों को ध्यान रखना होगा. दोनों साथ, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है. तो हिज या हर आइज फिल्ड विद टीयर्स. अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं. वह एक डॉक्टर था. बिल्कुल सही बात आ जाएगा. ही वॉज अ डॉक्टर. ही वॉज अ डॉक्टर. अगर होता कि वह एक डॉक्टर है तो बनता ही इज अ डॉक्टर. क्लियर? वो हो जाता प्रेजेंट में और ये हमारा हो जाएगा पास्ट में. आते समझते हैं निगेटिव सेंटेंस को. तो निगेटिव सेंटेंस में जाइए थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सीधा कनेक्शन में उससे यहाँ पे कर रहा हूँ. जितने भी इवेंट, जितने भी सिचुएशंस, जितने भी
प्रोग्राम्स उसमें होते थे, सब इसमें भी होते हैं, लेकिन वो सामान्य वर्तमान काल था और ये सामान्य भूतकाल था, है सॉरी। आगे समझते हैं। उसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या बनता था बच्चों? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए यहां समझते हैं। यहां हो जाएगा कि डू या डज का V2 क्या होता है? डिड होता है। तो यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। वे लोग वहां नहीं गए। अरे गए होते तो वेंट लगता, नहीं गए V1 लगेगा, गए होते V2 लगता। अफर्मेटिव में V2, निगेटिव में V1। बात को याद रखना। क्लियर? आइए देखते हैं। कह रहा है कि दे डिड नॉट गो देयर, दे डिड नॉट गो देयर। अगर आप इसको एक ही में जोड़ के लिखना चाहते हैं तो दे डिडंट गो देयर, आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आएगा आप एक बार कमेंट जरूर करना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी दो भागों में बांटा जाता है, यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड WH1 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब समझते हैं कि यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए तो होगा स्ट्रक्चर डिड। बताया गया था बच्चों, बार बार मैं बता रहा हूं, बार बार ये बात कहना उचित नहीं है कि जब भी क्या आता है तो उसका अंग्रेजी 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? डू डज को पढ़ा बाहर निकाल कर क्या के रूप में, इज एम आर को बाहर निकाल के पढ़े क्या के रूप में, हैज हैव को क्या के रूप में बाहर निकाल के पढ़े, अभी निकाल के पढ़ोगे डिड को। यानी कि डिड ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको बाहर निकाला जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? डिड प्लस सब्जेक्ट। मैं दो बार स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टेंस अब पुराना होता जा रहा है। कहने का मतलब ये कि मैं बार बार आपको प्रैक्टिस कराते रहा हूं, लिखवाते रहा हूं, इसलिए यहीं पर मैं नोट लिख दिया हूं। अगर जरूरत पड़ेगा तो नोट लिखना, नहीं जरूरत पड़ेगा तो मत लिखना। ठीक है? V1 प्लस आप ऑब्जेक्ट रख करके क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्या तुमने उसकी मदद की? डिड यू हेल्प हिम? डिड यू हेल्प हिम? आगे कह रहा है क्या उसने मोमबत्ती नहीं बुझाई? क्या उसने मोमबत्ती नहीं बुझाई? डिड ही, अब देखो लड़की भी हो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, तो मैंने दोनों लिख दिया है कि डिड ही और सी नॉट ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट का मतलब वो होता है बुझा देना, यानी कि फूंक कर बुझा देना। ठीक है? वही कहता है कि डिड ही और सी नॉट ब्लो आउट द कैंडल। हो जाएगा ना? आगे बढ़ते हैं WH1 क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या होगा? क्यों, कैसे, कहां, कब, क्या, क्यों, ये सारा चीज रहेगा। उसका अंग्रेजी सीधा निकाल के पहले बना देना होगा, कुछ नहीं करना है बच्चों, स्ट्रक्चर यही रहेगा, सिर्फ उसका अंग्रेजी पहले बना देना होगा। आइए समझते हैं। कह रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? क्यों का पहले हम बना देंगे, हो जाएगा यहाँ पर वाई। हो गया बच्चों? आगे क्या कह रहा है? डिड को लिखना है, हम यहाँ पर लिख देंगे डिड, वाई डिड। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट को रखो, तुम है, यहाँ पर रख देंगे यू, वाई डिड यू। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि नॉट है तो नहीं है इसमें नॉट, V1 को रखा जाए, करना है तो वाई डिड यू डू सो, मतलब ऐसा, तो वाई डिड यू डू सो, वाई डिड यू डू सो, तुमने ऐसा क्यों किया। क्लियर समझ आ रहा ना बाबू? आगे बढ़ते हैं। भूकंप ने पूरा गांव को कैसे नष्ट कर दिया? भूकंप ने पूरा गांव को कैसे नष्ट कर दिया? तो आइए देखते हैं कैसे। हाउ लगेगा, हाउ डिड द अर्थक्वेक, हाउ डिड द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद कर देना, ध्यान देना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना। यहां पर लगेगा कौन सा? V1 लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़िए स्ट्रक्चर को V1 लगाना है। तो हाउ डिड द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय द, क्या भाई? द होल विलेज भी कर सकते हो या टाउन भी कर सकते हो, आपका मर्जी। विलेज भी लिखो या टाउन भी लिखो, टाउन मतलब ही गांव ही होता है, ध्यान रखना होगा। ऐसे टाउन मतलब लोग शहर कहते हैं, लेकिन नहीं, बड़े गांव जो होते हैं उसको टाउन ही कहा जाता है। ठीक है बच्चों?
आगे ध्यान देना, फिर से मैं बता देना चाहता हूं आपको कि भूकंप ने पूरा गांव को कैसे नष्ट कर दिया। कैसे को पहले ला दो, हाउ लगेगा, उसके बाद डीड को रख दो, उसके बाद सब्जेक्ट द अर्थक्वेक है ना, इसको रख दो, नॉट है, नहीं है, गिवन है तो डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बाद द होल विलेज, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। तुम लोगों ने सच क्यों नहीं बोला? बताओ, तुम लोगों ने सच क्यों नहीं बोला? क्योंकि सच का जमाना ही नहीं है, इसलिए मैंने सच बात नहीं बोला। ठीक है, यानी कि सच बात कहने की हिमाकत नहीं करता। ध्यान देना है बच्चों, सच बात कहने की हिमाकत नहीं करता। कैसा लहू है तुम्हारा जो बगावत नहीं करता। मंदिर खामोश है, मस्जिद बेजान है, लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता। आइए देखते हैं, कह रहा है कि लोगों ने सच क्यों नहीं बोला, या तुम लोगों ने सच क्यों नहीं बोला। अब देखो, क्यों का अंग्रेजी है, इसको पहले बना देते हैं, वाई हो जाएगा, उसके बाद डिड रख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट रख देना है, तुम लोग है तो यू, उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नॉट रख दो, और सच बोलना का अंग्रेजी होता है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ रख दो, क्वेश्चन मार्क दे दो, आपका बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। जरूरी है, बिल्कुल सही बात, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल जरूरी है, नहीं दीजिएगा नंबर कट जाता है। ठीक है बच्चों, मुझसे भी मिस्टेक हुआ, मैंने रख दिया, आप भी ऐसा प्रयोग करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम समझते हैं सिंपल पास्ट टेंस के कुछ और ट्रांसलेशन। आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या होगा, आप समझिएगा, इन्फिनिटिव का यूज। इन्फिनिटिव का यूज ध्यान देना बच्चों, इन्फिनिटिव यानी कि 2 + V1 कब लगता है? जिस सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं, यानी कि दो मेन वर्ब आते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे वह वहां जाना चाहता था, वह वहां जाना चाहता था। देखिए चाहना का गया, वांट होता है, तो इसमें क्या लगेगा? भी2 लगता है ना बच्चों, तो बना देंगे he wanted to go there। आपको समझाया भी गया था कि जाना, जिस क्रिया के अंत में ना, ने, नी ये सब लगा होता है, उसमें 2 + V1 लगता है। उसके बाद जो वर्ब रहता है उसको हम अकॉर्डिंग टू टेंस लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेंस क्या होगा यहाँ पर, चूंकि ये अफर्मेटिव में है इसलिए V2 लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया, he wanted to go there। ठीक है, थोड़ा सा इसका नेगेटिव देखते हैं कि वह वहां नहीं जाना चाहता था, वह वहां नहीं जाना चाहता था। बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। अब यहाँ पर चाहता था है तो कैसे बनाएंगे? ही, नहीं है तो डिड लगता है बच्चों, तो बना देंगे ही डिड नॉट वांट, क्योंकि यहाँ पर V1 लगेगा। ठीक है, ही डिड नॉट वांट टू गो देयर, बन गया ना। ऐसे ही बनाएंगे। अब इसी चाहना के जगह पर अगर पसंद करना भी हो जाएगा तो इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक सेंटेंस पसंद करना पर। ठीक है, जैसे क्या तुम उससे मिलना पसंद करते थे। ध्यान देना, वो यहां से मैं चाहना बनाया हूं, फिर नीचे पसंद करना भी लिख दिया हूं ताकि दोनों पर आप समझ जाएं। क्या तुम उससे मिलना पसंद करते थे? बिल्कुल सही बात। थे यहां पर क्या लग जाएगा? डिड यू, बन गया बाबू, डिड यू, क्या तुम पसंद करते थे? तो डिड यू लाइक, क्योंकि V1 लगेगा, क्योंकि ये भी है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान देना होगा बच्चों, पिछले स्ट्रक्चर पर सब कुछ है। ठीक है, डिड यू लाइक टू मीट हिम। कह रहा कि डिड यू लाइक टू मीट हिम, क्या तुम उससे मिलना पसंद करते थे? डिड यू लाइक टू मीट हिम। ध्यान देना बच्चों, क्या तुम उससे मिलना पसंद करते थे? तो डिड यू लाइक टू मीट हिम। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तुम वहां क्यों नहीं जाना पसंद करते थे? तुम वहां क्यों नहीं जाना पसंद करते थे? बिल्कुल सही बात है। क्यों का अंग्रेजी कहाँ बनाएंगे? वो पहले बनाएंगे। क्यों यहाँ पे है, पहले बना देंगे।
वाई, उसमें क्या रखना है, डिड, रख दिया। उसके बाद तुम है तो सब्जेक्ट को रख दो, वाई डिड यू, नहीं है तो नॉट को भी रख दो, वाई डिड यू नॉट लाइक टू गो देयर, बन गया क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से हम इन्फिनेटिव का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। अब आप कोई भी ट्रांसलेशन रख करके, कोई भी सेंटेंस रख करके आप इसको बना सकते हो, ठीक है। आगे समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन को बना देते हैं। जैसे कि कुछ पूछते रहते हैं लोग, इधर उधर से ट्रांसलेशन लोग पूछते रहता है। जैसे ट्रांसलेशन है बच्चों, ध्यान देना है यहाँ पे। एक ट्रांसलेशन है कि घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, ध्यान देना होगा। घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया, कैसे बनाएंगे बाबू? बिल्कुल सिंपल है। घोड़ा का अंग्रेजी क्या होता है? द हॉर्स। द हॉर्स जिप्ड होता है, याद रखना वो, जिप्ड ऑन द रोड। द हॉर्स जिप्ड ऑन द रोड, ध्यान देना होगा। ऐसे GIB होता है, GIB मतलब अड़क कर भड़कना, तो उसका यहाँ पर बन गया जिप्ड, बनाएंगे द हॉर्स जिप्ड ऑन द रोड, ठीक है। जैसे एक और ट्रांसलेशन बच्चों, वह खाते खाते मर गया, ध्यान देना, वह खाते खाते मर गया। ये थोड़ा सा कुछ ऐसे ट्रांसलेशन जो लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। वह खाते खाते मर गया, कैसे बनाएंगे? ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, वह खाते खाते मर गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन को देखिए, आप इसको, ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। और फिर बताता हूं कि यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस, ठीक है, नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में कैसे किया जाता है। और सारे कंडीशंस हैं जिनमें सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला है कि सिंपल पास्ट टेंस सोच that past actions which happened in certain future time, यानी कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सिंपल पास्ट टेंस वैसे एक्शन को शो करने के लिए होता है जो पास्ट में हुआ था, ध्यान रखना, जो पास्ट में हुआ था तथा उसका एक निश्चित टाइम था पास्ट का, उसका एक निश्चित समय था पास्ट का। जैसे यस्टरडे एक निश्चित समय है, कल, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं जनवरी में, जैसे कह सकते हैं 1999 में, या कह सकते हैं 2010 में, एक निश्चित समय। तो ऐसे कुछ टाइमिंग दिए रहेंगे जिसका प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं या सिंपल पास्ट में करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ टाइमिंग को भी। देखिए कह रहा हूं कि सी वेंट टू मुंबई यस्टरडे, यानी कि जहां यस्टरडे लगा होगा वहां लगा देना पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? सोचना भी मत, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट। आइए देखते हैं कुछ टाइमिंग को। जैसे कि कह रहा है यस्टरडे को कह रहा है, द अदर डे कह रहा है, द लास्ट, द पास्ट, द अगो, बिफोर, अर्लियर, प्रीवियस, दैट टाइम, इन 2010, इन 1889, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, लॉन्ग अगो। ये सबका प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, ध्यान देना होगा। जहां लगेगा यस्टरडे वहां लगा दोगे पास्ट, अदर डे, लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, अर्लियर, प्रीवियस, प्रीवियस मैंने पिछले, ठीक है, प्रीवियस, दैट टाइम, इन 2010, इन 1889, इन वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, एट लॉन्ग अगो। ये जितना भी टाइमिंग दिया रहेगा सबका प्रयोग करोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, एक समय की बात है, एक राजा थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा कि इट इज यूज्ड टू इंडिकेट सम पास्ट हैबिट्स एंड कस्टम्स, कुछ पास्ट की आदत, जैसे कि प्रेजेंट की आदत था। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट में पढ़े थे, मेरी मां मंदिर जाया करती है,
या मेरी मम्मी मंदिर जाती है, प्रतिदिन मंदिर जाती है, वो हमेशा मेरी मदद करता है, तो उसी प्रकार से वो हमेशा मेरी मदद करता था, मेरी मम्मी प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी, इस तरह के आदत को शो करेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है, जैसे कहा कि लॉर्ड राम नेवर टोल्ड अ लाई, भगवान राम कभी झूठ नहीं बोले। ठीक है, He used to smoke, वो धूम्रपान किया करता था। The Hindu women, जो हिंदू धर्म की औरतें थी, जो नारियां थी, वो क्या करती थी, offered themselves, अपने आप को समर्पित कर देती थी on the funeral of their husband, अपने पति की चिता पर। कितनी बहादुर थी हमारी जो नारियां, पहले की जो नारियां थी। एक समय था, बहुत ही टेरिबल सिचुएशन था उस समय, सती प्रथा वाला, जिस समय अगर जिसके हस्बैंड मर जाते थे तो वो नारी जो थी वो सती हो जाती थी, अर्थात अपने हस्बैंड के चिता पर समर्पित हो जाती थी। एक सिचुएशन था जिसका खंडन राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कह रहा बाबू कि ही came here on Sundays, वह क्या हो, यहाँ आया करता था संडेज को। He always invited me to dinner, वह हमेशा मुझे डिनर पर बुलाया करता था, यानी कि बुलाता था हमेशा। ठीक है, तो ये हमेशा जो है always, never, seldom, often are also used in past time, यानी कहने का मतलब कि सबका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टाइम में, किया जाता था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, लेकिन ये सब का प्रयोग पास्ट में भी किया जाएगा जब आदत का बोध होगा, जब आदत दर्शाने का बोध होगा। क्लियर बच्चों, आइए देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट है लेकिन सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बढ़िया है, आप समझ सकते हैं, इतना भी कोई ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू शो हिस्टोरिकल इवेंट, इसका प्रयोग एक हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए किया जाता है, एग्जिस्टिंग टुडे और नाउ, यानी कि वैसे पास्ट एक्शन को शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो पहले हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव या उसका मौजूदगी आज भी इस टाइम में भी है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, क्या ताजमहल आज नहीं है, आज भी है, इसलिए वैसे एक्शन को भी हम पास्ट में रखते हैं। आइए देखते हैं कैसे। कह रहा है कि शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। क्या भारत आज नहीं है, आज भी है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इट इज यूज्ड टू शो पास्ट रिलेटेड सिचुएशंस, इसका प्रयोग जो है पास्ट से रिलेटेड सिचुएशन को बताने के लिए किया जाता है। जैसे माय फ्रेंड वाज वेरी पुअर, मेरा दोस्त बहुत गरीब था। आई वाज हेल्पलेस, मैं असहाय था। इट वॉज नाइट, रात्रि का समय था। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो वेरियस सिचुएशंस को देखा, इसको नोट कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और आगे ये वेरियस सिचुएशन को आपको बता रहा हूं। ठीक है, हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं एक मार्वेलस फैक्ट, अर्थात एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट को पास्ट इंडेफिनिट में। आइए देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू शो, इसका प्रयोग किया जाता है दिखाने के लिए कंडीशनल सेंटेंस और सपोजिशनल सेंटेंसेज को, कंडीशनल एंड सपोजिशनल सेंटेंस के। जो देखिए कंडीशन का मतलब होता है सब, और सपोजिशनल का मतलब होता है बच्चों माना कि कह सकते हैं, यानी वैसे सेंटेंस जिसको सपोज किया जाता है, जिसको माना जाता हो, जिसके बारे में कल्पना की जाती हो, वैसे सेंटेंसेस को सपोजिशनल सेंटेंस कहा जाता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। एक बताऊंगा कि इफ आई वर, ध्यान देना होगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि इफ आई वर, एक लगा होगा जिसका मतलब होगा खुद होता, ध्यान दीजिएगा, खुद होता या मैं खुद होता या काश मैं होता, ध्यान दीजिएगा, काश मैं होता, तो वहां पे लगता है इफ आई वर। अगर काश मैं ना होता बल्कि काश मेरे पास होता, कि पास के अर्थ में हैव लगता है, तो उसी वही कारण है कि यहाँ पे लगता है कि इफ आई हैड, काश मेरे पास होता तो इफ आई हैड, काश मैं खुद होता तो इफ आई वर। ध्यान देना होगा बच्चों, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा बना लेते हैं ट्रांसलेशन को, देखते हैं।
पहला क्या है, अगर मैं चिड़िया होता, ध्यान देना वो, अगर मैं चिड़िया होता, ये क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस है। अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, ये मैं सपोज कर रहा हूं कि अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। कैसे कैसे बनाएंगे, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पंछी होता, काश मैं होता, खुद चिड़िया की बात कर रहा है तो इफ आई वर लगेगा, ठीक है। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है, यदि मैं डॉक्टर होता, तो मैं खुद डॉक्टर बनने की बात कर रहा हूं, यदि मैं डॉक्टर होता तो तेरा इलाज करता। देखिए, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू, आई वुड ट्रीट यू, मैं तेरा इलाज करता। फिर करा, यदि मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता, ध्यान दीजिए, नया आदमी कहता है देखो हम तुम्हारी जगह होते तो ऐसा काम कर देते। वही करा कि यदि मैं तुम होता या मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे माफ कर देता। अरे यार तुमने तो माफ नहीं किया, लेकिन यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे माफ कर देता। ध्यान दीजिएगा, इसी का ट्रांसलेशन है। करा कि इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे जगह होता या तुम होता, आई वुड फॉरगिव हिम, तो मैं उसे क्या करता, माफ कर देता। ध्यान दीजिएगा। अब समझते हैं कि पास होता किस सेंस में, कि पास होता किस सेंस में। देखिए क्या कहता है, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, यदि मेरे पास पैसा होता, कंडीशन को शो करा, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। कहा कि इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, इफ आई हैड मनी, देखिए हैड क्यों लगाया है, क्योंकि के पास होता इस सेंस में है और ये था इस सेंस में, ठीक है। इफ आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसा होता, आई वुड गिव यू, तो मैं तुम्हें दे देता, मैं तुम्हें क्या करता, दे देता। ध्यान देना है। अगर मेरे पास एक दोस्त होता तो मैं उससे बात करता, यदि मेरे पास एक दोस्त होता तो मैं उससे बात करता। कैसे बनाएंगे, यदि मेरे पास एक दोस्त होता, लिखा हुआ है कि इफ आई हैड अ फ्रेंड, मेरे पास यदि दोस्त होता तो आई वुड टॉक टू हिम, तो मैं उससे बात करता, आई वुड टॉक टू हिम, मैं उससे बात करता। और कह रहा है कि इफ से स्टार्ट होता है, एज इफ से स्टार्ट होता है ऐसे सेंटेंस, आई विश, ही विशेज, एज दो, ये सबसे स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ मैं एग्जांपल और लिख दिया हूँ, जैसे आई विश आई वुड बिकम अ सिंगर, काश मैं एक सिंगर बन जाता, ठीक है। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाता या भारत का प्रधानमंत्री होता, ठीक है। तो इस तरह से काश मैं होता, काश मेरे पास होता, ये सब सेंटेंसेस को भी हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं और आपने बनाकर देखा भी, ठीक है। आगे देखते हैं और एक ट्रांसलेशन देख सकते हैं, बहुत फेमस ट्रांसलेशन है, इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं पंछी होता। देखिए यहाँ पर लिखा है काश मैं पंछी होता, इफ आई वर अ बर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं बता दिया आपको, ठीक ना। तो इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं, तो अलग अलग तरह से अलग अलग सेंटेंसेस को हम लोग को पढ़ना होता है। इसीलिए देखिए थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा होता है लेकिन बहुत परफेक्ट होता है। आप इसको पढ़िए, समझिए और देखिए। और नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और है, फिर इस तरह से क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन होता है, इफ आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया इस तरह से क्वेश्चन, ठीक ना। थोड़ा सा एज इफ का मतलब होता है कि मानो, क्या होता है, मानो की, ठीक ना, माना की या मानो की। तो कह सकते हैं कि ही ऑर्डर्स मी, वह मुझे आदेश देता है, एज इफ ही वर माई बॉस। कह रहा है कि ही ऑर्डर्स मी, वो मुझे ऑर्डर देता है, एज इफ, मानो कि ही वर माई बॉस, कि वो मेरा बॉस है। ही ऑर्डर्स मी, ध्यान देना, ही ऑर्डर्स मी एज इफ ही वर माई फ्रेंड, वह आदेश देता है मानो कि जैसे वो मेरा बॉस हो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ध्यान में रखिएगा, ये इन्हें सपोजिशन सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए इसको पहले थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्त, आप लोग नोट कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं
कुछ और सिंपल पास्ट टेंस के वेरियस सिचुएशंस को आइए देखते हैं। आगे है वो कि इफ एन एक्शन वेंट ऑन, देखिए यहाँ पर लिखा है वेंट ऑन, तो वेंट ऑन का मतलब होता है जारी था। ये बना हुआ है वो गोइंग ऑन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? गोइंग ऑन से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, गोइंग ऑन का हुआ है यहाँ पर वेंट ऑन। ठीक है, गोइंग ऑन तो क्या होता है? जारी रखना। ठीक है, वेंट ऑन, जब कोई एक्शन जो है वो जारी था, इन बिटवीन अनदर एक्शन वाज हैपेंड, उसी बीच कोई दूसरा एक्शन घटित हो गया, या उसी बीच कोई दूसरा एक्शन जो है वो हो गया, या कोई दूसरा कार्य हुआ, तो ध्यान रखना होगा देन वी शुड यूज, तब हमें यूज करना चाहिए फॉर कंटिन्यू एक्शन, जो काम पहले से हो रहा था उसके लिए when प्लस सब्जेक्ट प्लस was या वर प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट। जो एक्शन अचानक हुआ, जो एक्शन उसी बीच हुआ, उसके साथ लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा इसको डिटेल समझ लेते हैं। डिटेल रूप में ये समझना बच्चों कि जब पास्ट में दो एक्शन हो रहा हो या दो एक्शन के होने की बात कही जा रही हो, तो जो एक्शन कंटिन्यू रूप से चल रहा था पास्ट में, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस। उसी बीच माने कि उस एक्शन के ही बीच कोई दूसरी घटना घट जाती है, तो उस दूसरे एक्शन के लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जैसे जब मैं पढ़ा रहा था तो किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, यानी पढ़ाने वाला काम कंटिन्यू था, उसी बीच में एक लड़का प्रश्न पूछ देता है, तो उस अचानक पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए, अचानक होने वाले एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट लगता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? आइए देखते हैं, एक सेंटेंस को देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि रमन गॉट द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ व्हेन ही वाज टेकिंग टी, जब वो चाय पी रहा था तो उसने अपने पिता के मृत्यु का समाचार सुना या पाया। ठीक है बच्चों, आगे है व्हेन आई वाज रीडिंग नोवेल, जब मैं नोवेल पढ़ रहा था। देखिए कंटिन्यू एक्शन है कि मैं नोवेल पढ़ रहा था, ध्यान दीजिएगा, मैं नोवेल पढ़ रहा था तो समवन, ध्यान देना होगा, समवन नॉक्ड माय डोर, तो किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। देखिए पहले सेक्शन क्या हो रहा है, मैं नोवेल पढ़ रहा था, उसी बीच में किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट। When I was teaching English, जब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, someone asked me a question, तो किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, तो किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। क्लियर? आप लोग को, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कह रहा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड आफ्टर इट इज टाइम। ध्यान देना कि वह सेंटेंस जो इट इज टाइम से शुरू हो, इट इज नाउ टाइम से शुरू हो, इट इज अबाउट टाइम से शुरू हो, या इट इज हाई टाइम से शुरू हो, तो ठीक उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों, आइए यहां पर समझते हैं। इट इज टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग, अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स कर सकता है, ऐसे दे सकता है, और आपसे कुछ पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। यहां पर क्या होगा? स्टार्टेड, यानी कि वर्ब का V2, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, आई कह रहा कि इट इज हाई टाइम आई रिटर्न होम। देखिए ध्यान से, यहां पर भी क्या यूज किया जाएगा बाबू? V2 यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि इट इज यूज्ड इन सेंटेंसेज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, याद रखना बच्चों के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। ये रूल है नरेशन का। ठीक है, आइए यहां पर समझते हैं। लिखा कि ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू राइट अ नोवेल, बना दिया कैसे? ही टोल्ड मी दैट ही वॉन्टेड, यहां पर वॉन्ट हो गया V1, यहां पर वॉन्टेड क्या हो गया? V2, वॉन्टेड टू राइट अ नोवेल। क्लियर? ये सब हम लोग नरेशन में डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूज्ड टू एंड वुड आर यूज्ड टू शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन। ऐसे तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन को आपको बता दिया गया है, लेकिन वुड और यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल कर देंगे, माय मॉम यूज्ड टू गो टू टेंपल एवरी डे, मेरी मम्मी जो है वो प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। सी वुड वेट हर फ्रेंड इन द पार्क, वह अपने दोस्त का इंतजार पार्क में किया करती थी। ध्यान देना होगा कि वुड का प्रयोग और यूज टू का प्रयोग पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से आपको आज बताया गया पास्ट इंडेफिनिट के बारे में।
यानी कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है, उसका पहचान, उसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब बताया गया। उसके बाद वेरियस सिचुएशन का डीपली जानकारी आपको दिया गया। एक बार आप इस वीडियो को देखें और सॉल्व करें पूरा पास्ट इंडेफिनिट का सारा क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे फालतू कुछ भी नहीं पूछा जाता। ध्यान दिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।